यदि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं तो तटस्थ रहें और ध्यान रखें कि सितारे बिना अंधेरे के कभी नहीं चमकते। वो कहते हैं कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो यहां सभी काटते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत शीघ्रता शीघ्र लाखों बच्चे सीईटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि आपका रिजल्ट है बहुत शीघ्रता शीघ्र आने वाला है। संभवतः आपका रिजल्ट नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो क्योंकि ये तो आप सभी को विदित है कि 15 नवंबर तक सभी जितने भी प्रकार के विभाग हैं हरियाणा प्रदेश में, बोर्ड है, निगम है, कॉरपोरेशन है, सभी के लिए एक लेटर जारी हुआ था कि 15 नवंबर तक जितने भी पद रिक्त हैं सी ग्रुप के, उनकी रिक्विजेशन एचएसएससी आयोग के पोर्टल पर अपलोड करनी थी। तो 15 नवंबर जा चुका है। अब आपका जो रिजल्ट का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, ये अलग बात है कि आपकी पहले भर्ती हरियाणा पुलिस की आएगी, ऐसा हम कयास लगाते हैं। टेक्निकल की भर्ती आएंगी, टेक्निकल के लगभग लगभग सुनने में आया है कि बहुत मैक्सिमम आपके पद हैं वो वैकेंट हैं। लगभग 12,000, 14,000, 15,000 हरियाणा पुलिस की एक बहुत बड़ी भर्ती आएगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी क्लर्क की भर्ती है, वो सबसे पहले जहां तक सुनने में आया है आपकी क्लर्क की भर्ती आएगी। ग्राम सचिव पटवारी की भर्ती आएगी, आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी, आपकी मंडी सुपरवाइजर की आएगी, मल्टी एमटीएस की भर्ती आएगी, ऑक्शन रिकॉर्डर की भर्ती आएगी, ड्राइवर कंडक्टर की, यानी कि एक ए लॉट ऑफ नंबर जो आपकी वैकेंसीज हैं। संभवतः यदि रिजल्ट आपका नेक्स्ट वीक में आता है तो दिसंबर में आपको सी ग्रुप मेन का एग्जाम, मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ भर्तियों का एग्जाम आपका दिसंबर में हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सीईटी प्री का हमने बहुत ज़्यादा वेट किया, लेकिन लेकिन जब एचएसएससी द्वारा जब कोई भर्ती होती है तो वो तुरंत प्रभाव से एग्जाम होता है। जैसे सीईटी का 14 जून तो आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उसके बाद शायद 26-27 जुलाई का आपका एग्जाम ही हो गया था। विद इन महीने, एक महीना, 1.5 महीना लगा लो। तो बहुत जल्दी आपका जो मेन एग्जाम है 10 गुना की, देखो सबसे पहले होता है आपका पहले रिजल्ट आएगा सीईटी प्री का, उसके बाद आपकी वैकेंसीज शो होंगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो अब की बार फॉर्म भरवाने में भी आपको पता है कि केवल उन्हीं बच्चे, वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जिनका स्कोर अच्छा है, जो क्वालिफाई है। वो तो सारे कैंडिडेट जब सीईटी प्री जो एलिजिबिलिटी टेस्ट में तो ये लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहे थे। ठीक है, सरल पोर्टल में भी थोड़ा सा व्यवधान आया था। तो उसके बाद में 14 जून तक जल्दबाजी में बहुत से ऐसे कैटेगरी के बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। हालांकि उनकी जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, ऐसा मैंने पहले भी बताया है। अब हम बात करते हैं, देखो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी जो शिफ्ट है, एक शिफ्ट है, दो है, तीन है, चार है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, शायद आपने देखा भी होगा, बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने देखा होगा कि पहली और जो चौथी शिफ्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल की थी, दूसरी और तीसरी थोड़ा सा इजी कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस तो एज इट इज वही, टॉपिक सिलेबस सारी चीज़ें वही थी, लेकिन थोड़ा सा पेपर में लेंथी था पहला और चौथा, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ समय ज़्यादा लगता था, तो इसको थोड़ा सा कठिन स्तर मान लिया जाता है। तो मैंने बताया था पहली और चौथी शिफ्ट में, मैंने कई बार बताया है कि 5, 6, 7 नंबर तक आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है 5 नंबर बढ़े, हो सकता है 6, या हो सकता है 7। देखो, कोई चीज़ कयास लगाई जाती है, कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती है कि भाई 100% ये बोल रहा है तो यही होने वाला है। ऐसा तो आपने देखा होगा, बहुत से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी ऐसे हैं जहां बहुत सी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये उनकी भी गलती नहीं है, किसी की नहीं होती। कयास जब किसी चीज का हम लगाते हैं, संभावना जब, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जब किसी चीज की मानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आध नंबर ऊपर नीचे होता है। तो आपकी आपकी पहली और चौथी शिफ्ट में फायदा होना है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने बताया था कि तीसरी जो शिफ्ट है, यानी कि जो 27 जुलाई शायद, हाँ 26-27 जुलाई का था, या 30-31 का था। तो जो पहली शिफ्ट है, मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट है, यहाँ थोड़ी सी आसान शिफ्ट है।
आसान शिफ्ट है तो मैंने बताया था कि 2 से 3 नंबर आपके डिडक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, बहुत सी प्रकार की नॉर्मलाइजेशन होती है, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, आरआरबी अलग करता है, आरपीएससी अलग करता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल की भर्तियों में अलग होता है, एचएसएससी में अलग होता है, एचपीएससी में अलग होता है। तो यहाँ सभी को नुकसान और फायदा नहीं होता है, वो एक वो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग वो पेपर का लेवल स्तर सारी चीजें जांच के उसके बाद में कोई चीज डिसाइड होती है, निर्णय होता है। तो यहाँ पेपर जो सरल है तो यहाँ हो सकता और ऐसा भी नहीं कि ये कंफर्म ही है कि भाई डिडक्ट होंगे होंगे कटेंगे कटेंगे, ऐसी भी कोई बहुत ज्यादा वो अनिवार्य कोई कंडीशन नहीं है। पर हाँ, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो यहाँ पहली और चौथी शिफ्ट में आपके 5 6 7 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और पेपर का लेवल यदि मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूं तो चौथा पेपर मुझे हार्ड लगता है। ठीक है, अगर मानते हैं कि भाई चौथा पेपर तक बच्चों के 2 3 क्वेश्चन का फायदा होता है, तो पहला पेपर है, इनको पता नहीं होता है कि किस लेवल का एग्जाम होगा, तो पहला पेपर भी उसमें 1 आध नंबर फालतू बढ़ सकते हैं। तो लगभग मैंने बता दिया आपको 5 6 7 नंबर तक आपका पहला और चौथे पेपर में मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, ऑल ओवर भी नहीं करें तो मैक्सिमम को बेनिफिट होगा। अब आज मैंने जो मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा बहुत गहराई से इसका विश्लेषण किया है कि भाई अब आपका क्लर्क, ग्राम सचिव और पटवारी, देखो लगभग हरियाणा पुलिस है उसमें तो क्वालिफाई वाले एलिजिबल होंगे। उसके बाद बात करें टेक्निकल में भी एलिजिबल जो कैंडिडेट 10 गुना की कंडीशन में उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हरियाणा पुलिस में तो पीएचटी पीएमटी के बाद तो कैंडिडेट ही 10 गुना बचेंगे, पीएचटी पीएमटी बहुत आसान नहीं होता है। एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती आने वाली है, सब इंस्पेक्टर की भी आने वाली है। तो आज हम बात करते हैं, देखो क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, और इसमें लगभग कितने नंबर कैंडिडेट्स के हैं, तो वो दिसंबर में मेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अपना प्रयास स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि जब 10 गुना के कैंडिडेट होते हैं तो सारे 10 गुना आपस में बहुत ही बढ़िया कंपिटेटर होते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 10 गुना में भी एक ही कैंडिडेट लगेगा। 10 बच्चों में जब एक लगेगा तो जाहिर सी बात है कि 9 बच्चे भी हमारे बराबर के हैं, तो उनको काटने के लिए थोड़ा सा उनसे ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ज्यादा प्रयास करोगे तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्दी आप, जब आपका मेन एग्जाम सी ग्रुप का होगा, तो आपको कितना प्रयास करना है ये आप समझदार हैं। तो देखो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ कि विदाउट, जब बिना बिना नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो जो प्रक्रिया है वो हमें रिजल्ट के बाद ही पता लगेगी कि भाई क्या प्रक्रिया है, किसके कितने नंबर बढ़े हैं। ये तो हम कयास लगा रहे हैं कि 5 6 7 नंबर आपके पहली और चौथी शिफ्ट में बढ़ेंगे। लेकिन अब हम जो बात करेंगे, देखो बच्चों ने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। तो अब कहीं न कहीं थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होती है कि भाई मेरे 65 ठीक है, मेरे 52 ठीक है, मेरे 58 ठीक है, तो मैं कौन से एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन तो क्या हुई है वो रिजल्ट में पता लगेगा। फिलहाल जो आपका एग्जाम हुआ है, आपकी जो आंसर की जारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर हैं कि आप सेफ हैं। देखो ये मेरा विश्लेषण है और ये लगभग आपका आप मान सकते हो ये स्टिक है, बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक कह सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग मी है, मेरे अनुसार। ठीक है, कोई मैं कानूनी टीम में तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो क्लर्क हो गई, आपका जो ग्राम सचिव हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका 2 प्रकार के पटवारी हो गए, तो मैं केवल इन 3 ही भर्तियों के बारे में आपसे बात करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इसमें मैंने 4 शिफ्ट बना दी हैं कि आपकी किस शिफ्ट में कितने मार्क्स, एवरेज मार्क्स हैं जो कॉमन बच्चों के। और देखो क्या होता है कि ये भी स्तर जांचा जाता है कि एवरेज बच्चों से लेके और बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चों से। ठीक है, हालांकि इंटेलिजेंट ब्रिलियंट तो एक शब्द है, बाकी सभी इंटेलिजेंट होते हैं, सभी ब्रिलियंट हैं, संसार के सभी व्यक्ति जीनियस होते हैं, सभी अलग अलग क्षमताओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। किसी का मैथ बहुत अच्छा है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी की जीके जीएस बहुत अच्छी है, किसी का हिंदी, संस्कृत, हिंदी और जीके बहुत अच्छी है।
ठीक है। किसी तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सभी अलग अलग क्षमताओं में दक्ष और पारंगत होते हैं, सभी अपने अपने। जरूरी नहीं है कि एक साइंस का स्ट्रीम का बच्चा है वो आर्ट में भी उतना ही अच्छा गेन करेगा, क्योंकि आर्ट्स में तो जीके बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। कॉमर्स वालों की वो चीज़ अलग मिलेगी, तो सभी की अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ यहाँ मैं चारों की बताता हूँ। जब नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद जोड़ना आप अपने 5 6 7 नंबर पहली और चौथी शिफ्ट वाले जोड़ सकते हैं, ठीक है। जब तक आप तीसरी शिफ्ट में 1 2 नंबर आप घटा भी सकते हैं। तो जर्नल की बात करूं मैं यहाँ बात करूं, ओबीसी की बात करूं मैं, यहाँ मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, यहाँ मैं एससी की ओएससी डीएससी की बात करूं, यहाँ मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, ठीक है। तो ये मैं चारों शिफ्टों को आपको बताता हूँ फिलहाल आंसर की के अकॉर्डिंग। जिस बच्चे के क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी। अच्छा, यहाँ भी एक और छोटी सी बात है। जैसे ग्राम सचिव में यदि वैकेंसी कम आती है तो 1 2 नंबर कट ऑफ ऊपर जा सकती है। क्लर्क, चूंकि हर डिपार्टमेंट में क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्लर्क की वैकेंसी ज्यादा आती है। जैसे पहले 6,000 थी, अब की बार लगभग 4,500 के लगभग बता रहे हैं। तो ये तो ऑथेंटिक जो कितनी आपकी वैकेंसी जाने वाली है, ये तो आपको सीईटी रिजल्ट के बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगेगा। बाकी पहली शिफ्ट में यदि जनरल का बच्चा 60 से 62 नंबर ठीक करता है बिना नॉर्मलाइजेशन के, इसमें नंबर ने मैंने नहीं बढ़ाए हैं, जो फिलहाल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने बताए हैं, कि जनरल में 60 से 62 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है आपका। आप क्लर्क में तो कंफर्म है, ठीक है, पटवारी में भी लगभग है, ग्राम सचिव में हो सकता है 1 2 नंबर ऊपर चले जाए, क्योंकि ग्राम सचिव की वैकेंसी कम आती है, ठीक है। ओबीसी की यदि हम बात करें तो जिस बच्चे के 58 से 60 क्वेश्चन बन रहे हैं ठीक बिना नॉर्मलाइजेशन के, वो अच्छे मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस भी लगभग 58 से 60, हालांकि ईडब्ल्यूएस 1 आध नंबर ऊपर जा सकती है, ठीक है। उसके बाद एससी में ओएससी डीएससी, तो इसमें लगभग आपके 53 से 55 क्वेश्चन यदि ठीक बनते हैं तो क्लर्क में लगभग, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन के मैंने बताए थे कि 5 6 या फिर 7 नंबर बढ़ेंगे, और मैंने विदाउट नॉर्मलाइजेशन ये नंबर बताए आपको। और पीडब्ल्यूडी भी आपके लगभग आपके 53 से 55 क्वेश्चन ठीक हैं, तो लगभग आप क्लर्क की 10 गुना की कंडीशन को आप पूरी करेंगे, क्योंकि अभी नंबर नॉर्मलाइजेशन आपके बढ़ाए गए हैं, रिजल्ट से पहले बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो यहाँ आपके जन 63 से 65 ठीक होने चाहिए। यहाँ ओबीसी में आपके 60 से 62 ठीक होने चाहिए। यहाँ आपके फिर 60 से 62 ही हैं, ठीक है। और यहाँ आपके लगभग 58 से 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए एससी कैंडिडेट को। और उसके बाद यहाँ भी लगभग आपके आपके लगभग वही 58 से 60 ही हम कह सकते हैं। तो ये सेकंड शिफ्ट की बात है, क्योंकि थोड़ा सा आसान था बजाय पहले पेपर के। हालांकि इसमें शिफ्ट तीसरी बड़ी आसान कहते हैं, लेकिन फिर भी जब हम सोल्व करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो बहुत ज्यादा कितना भी अच्छा प्रयास करते हैं लेकिन कहीं कहीं त्रुटियां होती हैं बच्चे से। देखो, जब हम एक तो अंदर बैठ के एग्जाम देते हैं और एक कोई क्वेश्चन बाहर सोल्व करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। दिमाग का 1/3 हिस्सा तो वैसे काम नहीं करता शुरू में, तो जब पूरा कंसंट्रेट होते हैं उसके बाद फिर पूरा 100% हम अपना देते हैं। शुरू में तो 10 15 मिनट तो हमारी ऐसे जाया होती है। तो अंदर बैठ में जो गलतियां होती हैं वो बाहर नहीं होती, बाहर तो बहुत आसान। बाहर जब हम देखो, कई बार क्या होता है कि अंदर बैठ के पेपर दे रहे हैं तो बाहर कहेंगे यार ये क्वेश्चन मेरा आते आते गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया, ये मैंने गलत भर दिया, ये मैंने ब्लैकन गलत कर दिया, ठीक है, ये मुझे किसी दूसरे ने कंफ्यूज कर दिया। तो इस तरह की माइनर मिस्टेक बच्चे से होती है। तो पेपर इतना भी आसान नहीं है कि ये बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। इसका भी जब स्तर हम देखेंगे तो मॉडरेट, इजी इजी से मॉडरेट कह सकते हैं। एक आध पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट होता है, तो ये स्तर होते हैं पेपर के, ठीक है। तो उसके बाद में यदि यहाँ बात करते हैं तो 63 से 65 भी आपका अच्छा स्कोर है बिना नॉर्मलाइजेशन के। उसके बाद में 63 से 65 ही इनका मानते हैं। मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सेम सा इसलिए रखा है कि बीसी ए में 1 आध नंबर कट ऑफ नीचे जाती है, बीसीबी में थोड़ी सी ऊपर जाती है। तो ईडब्ल्यूएस का भी वो स्तर होता है, इसलिए मैंने 2 2 नंबर का डिफरेंस कर दिया। और इसमें इसमें ऐसा भी है कि 1 आध नंबर ऊपर नीचे भी होती है, मैंने ये पहले बताया था आपका। तो ये यहाँ आपके 60 से 62 होने जरूरी हैं। और यहाँ यहाँ आपको वही आपको 60 से 62, और यहाँ मैं सबके आगे प्लस भी लगाता हूँ। तो प्लस का मतलब ये होता है 1 आध नंबर ऊपर जा सकता है। इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें कि भाई 1 आध नंबर ऊपर भी जा सकता है। और ये तो है नहीं कि जो जो विश्लेषण करता है वो स्टिक ही होता, कंप्लीटली स्टिक तो नहीं होता है। लेकिन हाँ,
थोड़ा सा यदि किसी के पास अनुभव है या थोड़ा सा जिसने बहुत ज़्यादा पेपर देखे हैं, बहुत ज़्यादा उस पर अध्ययन किया है, तो वो लगभग एग्जैक्ट नज़दीक पहुंचता है। तो ये बिना नॉर्मलाइजेशन के आपके ये नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं, इसके लिए कलर के लिए विशेषकर, और पटवारी के लिए। ग्राम सचिव में एक आध ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस भी लगा दिया है। यहाँ यहाँ चौथी शिफ्ट मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी। मैंने जब चारों पेपर देख के बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज जब इनका एनालिसिस किया, तो मुझे ये पेपर थोड़ा सा लेंथी लगा बजाय पहले के भी। ठीक है, हालांकि बताने वाले पहला भी बताते हैं, लेकिन वो अपना अपना एनालिसिस होता है। यहाँ 55 से 57 बहुत अच्छे नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 55 से 57 आपके बहुत अच्छे नंबर होते हैं। यहाँ मैं बात करूँ तो ओएससी के लिए, डीएससी के लिए 53 से 55, और यहाँ भी मैं बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी के लिए 53 से 55, यहाँ भी मैं प्लस लगाता हूँ। अब ये प्लस लगाने का मतलब है ग्राम सचिव, क्योंकि ग्राम सचिव में वैकेंसी कम आएंगी, तो यहाँ आपकी कट ऑफ एक आध नंबर ऊपर जा सकती है। यहाँ मैंने पहली शिफ्ट में और चौथी शिफ्ट में पहले ही 5 6 7 नंबर इसको बढ़ाने के बाद फिलहाल जो बिना नॉर्मलाइजेशन आपका ये स्कोर है, तो वास्तव में आप क्लर्क की 10 गुना की में, पटवारी में, ग्राम सचिव में बहुत ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप इनमें अपने आप को स्टैंड करेंगे, और आप इस कंडीशन को 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेंगे, फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो इतने नंबर जिसके बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आपका रिजल्ट लगभग नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, और दिसंबर तक आपको किसी न किसी एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा। देखो कई बार क्या होता है कि सभी को संतुष्ट कोई नहीं कर सकता। वैसे तो आपको भी पता है कि लोग तो भगवान से भी दुखी होते हैं, तो सबको संतुष्ट नहीं किया जाता। लेकिन यदि इतने मार्क्स आपने लिए हैं, नंबर लेना बड़े आसान नहीं होते हैं। कहने को कोई कुछ भी कहे, पहले भी आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें बताएंगे 70 80 नंबर, लेकिन उनके लास्ट में जब रिजल्ट देखते हैं तो उनके नंबर मिलते हैं 55 से 60। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक एक नंबर, जब आप सब्जेक्ट, इतने वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके जीएस तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसके बाद आपकी हरियाणा जीके हो गई, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट में कोई भी कैंडिडेट पारंगत नहीं होता है। किसी के कोई 3 4 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, किसी के कोई 2 3 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट तो उनसे तो जब हम कितना उनमें प्रयास करते हैं उस हिसाब से नंबर गेन करते हैं। तो ये स्कोर आपका अच्छा रहेगा, और इससे भी यदि कम है तो भी आपकी बहुत सी भर्ती आने वाली है। अभी HSSC डी ग्रुप की आपका CET होने वाला है। ठीक है, तो प्रयास करते रहें, और रेगुलर अपने आप में कुछ न कुछ परिमार्जन करते रहें, सुधार करते रहें, अपनी दिशा की ओर बढ़ते रहें। एक दिन आप अपना लक्ष्य अचीव करोगे। तो जो भी साथी नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपनी मेन एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। और जिनके नंबर कम रह गए हैं, वो HSSC डी ग्रुप की तैयारी में, जो नया आपका CET होने वाला है 2026 में। ठीक है, अभी वेटिंग लिस्ट के बाद में तुरंत आपका डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी आपको अवसर मिलेगा। तो तैयारी करते रहें, और हमारी जो क्लासें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। आप कोई भी क्लास पढ़ के देखेंगे, प्ले लिस्ट में आपको मैथ की फ़िलहाल हमारा चला हुआ है, जिसमें बहुत से टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है, आप सभी बच्चे पढ़ के देखें, उसमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी साथियों को, बच्चों को धन्यवाद, सभी को राम राम।